हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता है कि आज हमारी ये सेकंड मैराथन है और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी सोशल साइंस में आपको 40 नंबर की जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो करेंगे, साथ में पैडागोजी रिवीजन। जो जिसने बहुत अच्छे से किया होगा उसका एक एक क्वेश्चन सही होगा। तो स्कोर बताना लास्ट में कितना आया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि बहुत जल्द आप सभी की जो डिमांड है वन लाइनर, कंप्लीट वन लाइनर आएगा जिसमें पूरा अभी तक जितना भी सीटेट ने क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चन आंसर, उसमें आपका समय बचेगा, वो आने वाला है। एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का शॉर्ट में रिवीजन भी आने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस होंगी और ये दो ऐसी क्लास होंगी ना जिससे कि आपका अगर कहीं पर कुछ छूट रहा होगा, गलत हो रहा होगा, वो भी नहीं होगा एग्जाम में। तो जल्दी से जो है मोटिवेशन बनाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर किसी ने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं सोशल साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको नंबर दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनके नंबर बढ़ने लगे हैं क्योंकि उन लोगों ने रिवीजन बहुत किया है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सोशल साइंस की एनसीईआरटी का रिवीजन करो। पैडागॉजी तो फिर भी हो जाएगा, एनसीईआरटी अगर आपको नहीं आती है बिल्कुल भी तो आपके नंबर बहुत गलत होंगे। ठीक है, आपके नंबर कम हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि, और ये हमने किया भी है, मैंने आपको नोट्स में, ज्योग्राफी के नोट्स में एकदम क्लियरली लिखा था, कई बार बताया है कि ब्लॉक माउंटेन्स पूछता है, इसमें से आपको बताना है ब्लॉक माउंटेन्स जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मसोत पर्वत कौन सा है, और वो है वॉसजेसस, वॉसजेजस। ठीक है, ये है आपका ब्लॉक माउंटेन, बहुत बार पूछा है। और सिर्फ यही नहीं पूछेगा आपसे, आपसे हिमालय के बारे में पूछेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में लिखी हुई है। वो तो चलो यहाँ पर इसने पूछ लिया ब्लॉक माउंटेन्स, मे बी नेक्स्ट टाइम पूछे कि हिमालय कौन सा है, सबसे पुराना वाला कौन सा है, सबसे नया वाली जो है कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। तो आप वन बाय वन एनसीईआरटी का रिविजन करते रहो, बार बार करते रहो। तो इसका हो जाएगा हमारा 4। अब दूसरा देखिए 32 लिखा हुआ है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, और ये भी आपको पढ़ा हुआ ही है। बताइए, सही विकल्प का चयन करना है। दो स्टेटमेंट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक ऐसे चक्कर भी पूरा कर लेता है। हमने पढ़ा था डिटेल में ज्योग्राफी में कि अगर आप अर्थ से देखोगे तो चंद्रमा का आपको एक ही हिस्सा दिखने को मिलता है और ये 27 दिनों में चक्कर पूरा करेगा और अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा दोनों को दोनों सही है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए फाइनली आपके जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये तो भाई ऐसा एक टॉपिक है ना, मतलब आप अगर चाहेंगे कि मुझे नहीं पढ़ना है फिर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये रॉक्स पूरा एक ज्योग्राफी में टॉपिक ही है। यहाँ से आपसे आग्नेय मतलब इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, ये सारे रॉक्स के एग्जाम्पल्स पूछेगा। इवन कहाँ पे ये होते हैं ये भी आपसे पूछेगा, किस तरीके से परिवर्तित होते हैं ये भी आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर तो इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेगा वो सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस बार इसने इग्नियस एंड आपसे सेडिमेंट्रिक रॉक्स के बारे में पूछ रहा है। मे बी आपके इससे एग्जाम्पल पूछे कि इसमें से कौन सा आपका आग्नेय है, कौन सा अवसादी है, कौन सा कायांतरित सेल है। तो डिटेल में पढ़ लो। अब यहाँ पे जैसे कि आसान सा पूछा है क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कायांतरित सेल जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए मैंने आपको बार बार बताया था कि जो आपका इग्नियस होता है और अवसादी मतलब आग्नेय और अवसादी सेल होते हैं, ये हाई टेम्परेचर और दाब के प्रभाव में, मतलब इतना ज़्यादा इस पर टेम्परेचर पड़ता है ना कि इसका रूप बदल जाता है। और ये किस में बदल जाता है? कायांतरित सेल में। एकदम सही है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में, और फिर इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जब इतना प्रेशर रहेगा तो वो क्या होता है, पिघलकर मैग्मा बन जाता है। दोनों बातें सही हैं। और कायांतरित सेल का ही एग्जाम्पल है मार्बल। तो तीनों की तीनों चीज़ें इसमें सही हैं। एक सेकेंड, हाँ तीनों की तीनों सही हैं। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शंस ही नहीं है, तो ऑप्शंस भी आपको ध्यान से पढ़ना है इन चारों में से। तो तीसरा हो गया हमारा। ठीक है, तो एक बार और बोल रही हूँ, ये रॉक्स ये ऐसा टॉपिक है जो कि घुमा घुमा के पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इस बार इसने एक बार पूछा हुआ है कि आग्नेय मतलब कायांतरित सेल के बारे में, मे भी आपसे आग्नेय के बारे में पूछ लेगा, सेडिमेंट्री के बारे में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपनी साइड से पूरी तैयारी करके जाओ। तो इसका हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक है,
तीनों ही सही हैं। अब फिर से एटमॉस्फेयर, वायुमंडल एक ऐसा टॉपिक है, अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, जितने लोग भी ज्योग्राफी का नोट्स पढ़े होंगे अच्छे से या फिर एनसीईआरटी, आप बता सकते हो कि एक एक चीज़ एनसीईआरटी से पूछी हुई है। सॉरी, एक्चुअली आज मेरा गला भी बहुत ज़्यादा खराब है सुबह से ही। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड है वो वायुमंडल के किस परत पे जल जाते हैं? देखो, सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जो सबसे पहला लेयर होता है वो आपका ट्रोपोस्फियर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारा इसी में होता है। उसके ऊपर आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। इसी में आपका ओजोन लेयर भी है, और प्लेन वगैरह इसी में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ये आपको, ये दोनों तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड चीज़ें पूछता है। उसके बाद से जैसे आपका मान लीजिए मीजोस्फियर है, जिसे हम मध्य मंडल बोलते हैं, तो जितना भी ये मीटरॉइड्स होते हैं ना, उल्कापिंड, वो इसी लेयर में आके जल जाते हैं। उसके बाद से आपका थर्मोस्फियर है। थर्मोस्फियर रेडियो प्रसारण से रिलेटेड अगर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर आपको थर्मोस्फियर करना है, मतलब बाह्य वायुमंडल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखिए। तो हमने पूरा रिवीजन कर लिया। तो अब मुझे बताओ, उल्कापिंड किस परत में आने पे जलेगा? मध्यमंडल। प्लेन आपका स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है, आपका ओजोन लेयर भी इसी में है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो 34 का आपका अगर पूछा जाए उल्कापिंड से रिलेटेड तो पहला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 35, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांस ह्यूमन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखो, कई बार मैं बोलती हूँ आपको, जैसे कि मेरे से बार बार लोग बोलते हैं कि बाइलिंगुअल नहीं चाहिए, बस हमें हिंदी दे दो, इंग्लिश दे दो। बट मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन दूंगी कि कई बार ना आपको जो चीज़ें हिंदी में लिखी रहेंगी ना, उसके ऑप्शंस भी कई बार गलत होते हैं। तो एक बार इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लेना, क्योंकि सीटेट क्या करता है ना कि अगर आपके हिंदी में कोई ऑप्शंस गलत है ना, आपने उसको मान के मान लो जो तीसरा कर लिया, बट इंग्लिश में सही है, तो वो इंग्लिश के ही आंसर को सही मानेगा, फाइनल आंसर। ठीक है, और इस पर आप चाहें कुछ भी कर लो, आप चैलेंज भी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इंग्लिश वाले ही चीज़ें सही मानते हैं, हिंदी को बोल देते हैं कि ये मिस्टेक हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक, तो इसलिए। और ये ऋतु प्रवास, अगर जितने लोग भी इंग्लिश वाला पढ़ेंगे ना, ट्रांस ह्यूमन्स, तो वो तो उसका आंसर पक्का सही करके आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ह्यूमन, आदमी, मनुष्य, उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऋतु प्रवास तो ऐसा लग रहा है कि ये वायुमंडल की कोई बात हो रही है, आसपास की। तो ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब होता है लोग, लोगों के आवागमन से। तो इंग्लिश वाला इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान देना। ह्यूमन, यहाँ पर ये ह्यूमन लिखा है, इसका मतलब है लोग, और लोग यहाँ पर आपको कहाँ पर मिल रहा है? ये रहा, लोगों के आवागमन से। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे आप लोग इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पवन, स्थायी पवन, पछुआ पवन, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो बताओ इसके बारे में ए और बी कथन दिया हुआ है, इसमें से सही वाली चीज आपको बतानी है। देखो, जो स्थायी पवनें होती हैं वे पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ये बात एकदम सही है। और दूसरा ये है कि पश्चिम और पूर्वी पवन इनके उदाहरण है। जी हाँ, तो ये तो ज्योग्राफी का फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें तो डाउट भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, ठीक है, बहुत अच्छे से अब आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है सब कुछ। नेक्स्ट, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस, ये किसके उदाहरण है? एग्जाम्पल्स बताइए, ज्योग्राफी का है। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं। ब्राजील के कंपोज एंड कभी कभी पूछेगा कंपोज किसका है, तो ब्राजील का है, लानोस वेनेजुएला का है। और ये एग्जाम्पल्स हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अब तो भाई हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अब तो रिवीजन ही चल रहा है। जलवायु के संबंध में, मतलब कि क्लाइमेट, ए और बी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। क्या ये बात सही है? एक बात बताओ, आप लोगों ने रोटेशन और रिवोल्यूशन, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में सौरमंडल वाला हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था दिन रात किसकी वजह से होता है, जलवायु की तो बात ही नहीं की थी। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, तो बताओ रोटेशन की वजह से होता है दिन रात की, घूर्णन की वजह से, कि परिक्रमण की वजह से? ये आप मुझे जरूर जरूर बताना, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्लाइमेट की वजह से दिन रात कैसे हो सकता है? 100% गलत है ये, एक कतई सही नहीं है। दूसरा लिखा है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई पे और उसके एल्टीट्यूड्स पे और रिलीफ पे निर्भर करता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज आप सभी जानते हो,
सिर्फ उसके एल्टीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। तो ए तो वैसे भी गलत था, बी भी हो गया, तो हम जाएंगे 4 के साथ। और जो क्वेश्चन पूछा है जरूर बताना, दिन रात रोटेशन की वजह से होता है कि रिवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन पूछा है। तो पहले लिखा हुआ है कि ये ना 2 लक्षण दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को पढ़ के बताओ इसमें से किसकी बात हो रही है। तो चलो, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। बताओ ये किसके बारे में बात हो रही है। नेचुरल गैस के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी पढ़ा हुआ है और ये मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था। प्रीवियस क्वेश्चन ये है कि आपका जो शोध संस्थान है मैत्री कहाँ पर स्थित है, जहाँ पे लोग ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता, लोग रह ही नहीं सकते हैं, और वो है अंटार्कटिका। और भी देशों के हैं बट अगर भारत की बात करें तो और भी है भारत का, बट मैत्री भी अंटार्कटिका में ही है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब मिनरल्स के बारे में देखिए, खनिज के बारे में कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो जी हाँ, मिनरल्स हमको नेचुरली मिलता है। और इसका एक ना केमिकल जो अगर देखा जाए कंपोजिशन तो डेफिनिट होता है, मतलब निश्चित होता है, ये भी बात सही है। और ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। आपको ये कहाँ पर मिलेगा, अलग अलग जो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जरूरी थोड़ी ना एक ही जगह मिलेगा, कहीं पे कुछ मिल रहा है कहीं पे कुछ मिल रहा है, इस तरीके से जो भी जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स हैं वहाँ पर मिलते हैं। सभी खनिज अधात्विक होता है, इसने सभी को ही एक ही खांचे में जड़ दिया। भाई सारे मिनरल्स नॉन मेटालिक कैसे हो सकते हैं, ये तो कोई भी आंसर बता देगा कि सभी तो नहीं हो सकता है, कुछ हो सकते हैं। तो भाई ये तो गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप आराम से लॉजिक से कर सकते हो। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। देखिए निम्नलिखित का मिलान करो, और यहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ी, गंगा घाटी, सिंधु और सहायक नदियाँ। और आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर किसका जो है एक तरीके से मिला है, ये चीज़ें बतानी है। तो ये भी आपका ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, बताइए, मैच करना है। देखो एक भी पता चल गया, आंसर अपना आराम से आएगा। जो नर्मदा घाटी है ये हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे हमें मिला था, तो ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो ए का दूसरा कहाँ कहाँ नहीं है, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, अपने आप तीसरा आ गया। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस आए, एक भी ऑप्शंस पता है एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो। तो तीसरा, एक आपका दूसरा हो जाएगा, वज्जी आपका आरंभिक गणतंत्र हो जाएगा, एंड आपका गारो पहाड़ी आपकी आरंभिक कृषि हो जाएगी 5वें पे। और उसके बाद से क्या बचा है, हाँ गंगा घाटी बचा हुआ है डी, तो इसका हो जाएगा हमारा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। एंड ई आपका हो गया 4, हाँ सिंधु और उसकी सहायक नदी, ये प्रथम नगर है, द फर्स्ट सिटी। तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये भी हमें पता ही है। सो ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, और ये मैंने आपको कई बार बोला है कि ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये ना ए और बी स्टेटमेंट में आपको कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 12-12, 15-15 ऐसे इनका पोर्शन होता है, बट अगर जनरली देखा जाए तो हिस्ट्री के थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन तीनों से ही आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप स्टेटमेंट ए देखें तो लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और दूसरा लिखा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना एक प्रॉब्लमैटिक है, समस्यात्मक है। तो बताइए, देखो ये तो एकदम गलत है कि जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी जो कालावधि है ना वो उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि शासकों का धर्म ही एक तरीके से परिवर्तन लाने का रीज़न धर्म ही है, ये बात तो एकदम गलत है।
दूसरा सही है क्योंकि एक लंबी समयावधि में घटित होने वाली जो भी ऐतिहासिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको निश्चित तिथि और काल विभाजन के अंतर्गत, मतलब आप सोचो ना कि इतनी सारी चीज़ें, कोई एक घटना, कोई भी चीज़, मान लो एक युद्ध ले लो, एक दिन में होता नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक होता है। अब आप उसको एक निश्चित फिक्स डेट और फिक्स काल के अंदर लेकर आएंगे तो ये दिक्कत वाली तो बात होगी ना, थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होगी, समस्यात्मक होगी। ये बात सही है, बट ए गलत है क्योंकि ए वाले में ना लिख दिया है कि जो रिलीजन है ना, रूलर्स हैज़ बीन द ओनली इंपॉर्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल चेंज, इस वजह से ये ए गलत हो गया है। बाकी आपका बी सही है। तो आप स्टेटमेंट में देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ए इज़ रॉन्ग बट बी इज़ राइट। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चंस यहाँ से लंबे लंबे। अच्छा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जनरली देखा गया ना कि लेंदी ही पूछते हैं। आप देखिए ज्योग्राफी के कितने छोटे थे, और ये देखिए लोकतंत्र से रिलेटेड, भारतीय कला से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट। पहला लिखा हुआ है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ये 19वीं सदी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के बारे में लिखा हुआ है। ये बात सही है। देखिए अगर मैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करूंगी तो ये बात सही है कि उस समय औरतों को बाहर ना निकलने के लिए बोला गया, और साथ में अंग्रेजी भाषी लोगों के जो नए शौक थे, हॉबीज़ थे, उनका मजाक भी बनाया गया। अगला लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये बात तो एकदम सही है, बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना। यहाँ पर देखो मजाक उड़ रहा है, औरतों को बाहर ना निकलने की बात की जा रही है, और यहाँ पे ऐसा लिख रहा है अभिव्यक्ति की बात आ गई। इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है, व्याख्या सही नहीं है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट। 1 सेकेंड, नहीं, इसमें सही व्याख्या लिखा है, ये रहा दूसरा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, बट बी जो, किंतु ए की जो सही व्याख्या है वो बी नहीं है। तो बस ऑप्शंस का ध्यान रखना, पूरा पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट में लिखा होता है नहीं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए फाइनली दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसे एक प्राथमिक स्रोत मानते हैं, मतलब कि प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। कांगड़ा, गिरनार, पादशाहनामा या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, इसमें से प्राथमिक स्रोत आप किसको मानेंगे? तो वो होगा आपका रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, और ये आपके एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है। चलिए 46, चिल्ड्रेन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स वर टॉट, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को क्या पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाया जाता था कहाँ पे? और ये मैंने आपको बताया है, इसकी पूरी हम लोगों ने स्टोरी देखी थी। मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल्स वगैरह जहाँ पे गुरुकुल में पढ़ाते थे ना, वो बच्चों के हिसाब से, खेती कटाई के समय में बच्चों की छुट्टी हो जाती थी, तो बच्चों का नुकसान भी नहीं होता था। बट जब ब्रिटिश का समय आया तो स्कूल हमेशा चलने लगे, तो उस समय बच्चों की बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि छुट्टियाँ तो होती नहीं थी। आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कहाँ पे पढ़ाते थे? पूरे समय तो पढ़ाते नहीं थे, खेती कटाई के समय पे उनका स्कूल बंद रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। आप समझ गए होंगे, इसका तीसरा ही आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया ब्रिटिश काल से पहले जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे या फिर कहीं भी आसपास में, तो वो साल भर पढ़ेंगे, बस जब फसल की कटाई होगी ना या खेत में काम, उस समय छुट्टी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश काल आया तो ये सारे नियम बदल गए। अब फसल की कटाई है, खेत में काम है, छुट्टी नहीं होती थी, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगी क्योंकि उनका काम वगैरह घर में, फिर अगर वो घर में काम करेंगे तो उनका स्कूल छूटता था। तो ये चेंजेस आए थे, तो इस वजह से इसका तीसरा है। और हाँ, अगर आपको जैसे मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ तो आप एक बार लास्ट में एनालिसिस करिएगा, लिखते जाओ कि अच्छा ये आपके आंसर्स गलत हुए हैं, उस टॉपिक्स को पहचान के दोबारा से रिवीजन करना, स्कोर बढ़ेगा 100%, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ए और बी स्टेटमेंट देखिए। ये 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है, ठीक है।
मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप इन 18 टू 19th सेंचुरी। तो स्टेटमेंट ए लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। अब ये जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। 18वीं में ऐसा नहीं था कि यूरोप के लोग खुद को जो है देखते थे कि मतलब यूरोप शॉ देमसेल्व्स एज नेशन स्टेट, इस रूप में नहीं देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये वाली बात सही है कि जो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही लोगों को ये ना धीरे धीरे समझाया गया कि देखो भाई, प्रत्येक भाषी समुदाय जो है वो एक सेपरेट नेशन है। तो ए गलत है, बी सही है। ऑप्शंस होगा हमारा 4, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये वाला मैंने आपको याद होगा, मैंने इस तरीके से फोटो पूरी एनसीईआरटी की पेस्ट की हुई है। उसमें मैंने आपको BCE, बिफोर क्राइस्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वहाँ से बॉक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा तो आप सोचिएगा जरूर कि वो ब्लू बॉक्सेस से ही क्वेश्चन पूछा है। BCE स्टैंड्स फॉर क्या होगा बताओ? बिफोर कॉमन एरा, सीजर एरा, क्रिश्चियन एरा या फिर कंटेम्पररी एरा? तो इसका होगा BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो बहुत आसान सा पूछा था। यहां देखिए, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? मतलब आपको कैसे पता चला कि पुरापाषाण युग में जो है भारत में शुतुरमुर्ग होता था? कुछ ना कुछ अवशेष मिला होगा आपको, बट ये अवशेष मिला कहाँ पे? ये क्वेश्चंस तो रट लो। और ये अवशेष मिला था महाराष्ट्र के पाटनी में। पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं और कहीं भी नहीं। ये सारे आंसर्स आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एक ही जगह है और वो है महाराष्ट्र का पाटने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2, ये फैक्ट क्वेश्चन है और इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए 50 क्वेश्चन पे, और हमारा 30 से हमने स्टार्ट किया है, हम 50 पे पहुंच गए हैं। सोचिए 20 क्वेश्चन हमारे 20 मिनट में। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? किस तरीके से जो है वो एंड हो गया? ये कभी आपने सोचा है कि कोई चीज़ इतने दिनों तक कोई भी सभ्यता है फिर उसका अचानक से समापन कैसे हो गया? तो इसके रीजंस दिए गए हैं कि मे बी वहाँ पे रूलर्स का जो कंट्रोल है वो समाप्त हो गया, जंगल का नाश हो गया, पूरे जगह बाढ़ आ गई, नदियाँ सूख गई। क्या रीज़न हो सकता है बताइए? कुछ तो रीज़न होगा ना। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन होने का अगर देखा जाए तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, ये दोनों एकदम सही हैं। ए और बी तो होगा ही, तो हर जगह तो ए बी लिखा है, ये हम काट देते हैं, ये काट देते हैं क्योंकि ए बी तो होना चाहिए। अब सी डी में से कोई एक है। तो चलिए देखते हैं। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये बात गलत है। नदियाँ सूख गई थी और ये हमने पढ़ा भी हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का पतन, कंट्रोल समाप्त, जंगल का समापन हो गया और नदियाँ सूख गई। ABD, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता है? पहला लिखा है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बुद्धिस्टों को नहीं स्वीकारा गया बिकॉज उनको अभी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हो गया। तो आखिर में महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसमें से कौन सी बात सही है? एक ही सही होगा और वो है कि गौतम बुद्ध की स्टैचू वो बनाया जाने लगा था। स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए अब खिलजी एंड तुगलक से रिलेटेड देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? पहला लिखा है कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। ये बात गलत है क्योंकि आपको इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, और वो भी किस चीज में? प्रशासन और समेकन के संदर्भ में। ठीक है, देन गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, मतलब द फॉरेस्ट एरिया इन द गंगेटिक प्लेन वर पेनिट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम।
पैठनी का मतलब आप समझ सकते हो, उसकी जुगाली मतलब उस तरीके से नहीं होता है, हल वगैरह गांव वगैरह में करते हैं, पेनिट्रेट कर देना, मतलब अच्छे से पूरा उसको। हाँ, इसकी शुद्ध हिंदी क्या हो सकती है, पैठा ही समझ लीजिए। तो ये बात तो इसके कॉन्टेक्स्ट में गलत है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये बात सही है। देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन था और उसका समेकन था ना, तो दिल्ली से बैठकर बंगाल जैसा जो सुदूर प्रांत है उसको अपने कंट्रोल में करना ना बड़ा डिफिकल्ट था, ये बात तो एकदम सही है। बट इसके नीचे भी देखिए, वो भी पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार बहुत लंबे समय तक रख पाए, ये बात गलत है। इसका एक ही करेक्ट आंसर है कि दिल्ली से अगर आप सोचोगे बंगाल पे कंट्रोल करना तो वो आसान नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वो भी ट्राइबल पीपल की, तो कौन सी बात गलत है। और ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया है, वो वाला क्वेश्चन आपके अगस्त 2023 में पूछा है और ये हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 का। सोचिए, जो लोग कहते हैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है, और आप मुझे बताओ, मैंने बोला था कि नहीं, हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि उनके लिखित दस्तावेज वो लोग नहीं रखते थे, याद आया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण की लेकिन बात हो रही है, बट रिलेटेड तो है ना उसी से, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल। और ट्राइबल पीपल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्यों नहीं है, बताइए। क्योंकि ये लोग अपना लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, ठीक है, ये वाला हमने कल पढ़ा था। और आज इसमें थोड़ा अपग्रेड किया है, वो है पुनर्निर्माण से रिलेटेड गलत पॉइंट। देखिए, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी दी है, ये बात सही है। क्योंकि जो समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर जो हैं वो इसलिए क्योंकि एक तो आपको मैंने अभी बताया कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो ये बात सही है। बट ये पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, अब बताओ। कल ही मैंने बोला था ना कि जनजाति समूह के लिखित दस्तावेज नहीं थे, और यहाँ पे बोल दिया रखा है, ये गलत। आपको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हो, जो लोग बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट नहीं होता है। जो भी जनजातीय लोगों से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग अपना रिटन जो रिकॉर्ड्स है वो नहीं रखते थे, नॉट। और अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट इसने बोल दिया लिखित दस्तावेज रखा है, और ये गलत। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, जी हाँ, इन लोगों ने प्रिजर्व किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरत के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे, ये भी बात सही है। गलत क्या है, ये गलत है, और रीजन मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी। सो ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब 1857 की क्रांति आ गई। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। आप लोगों ने क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो नोट्स में क्लास 8 वाला ओपन कीजिएगा। उसमें जो लास्ट के 7-8 चैप्टर है उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके सारे अधिकार को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया, ताकि जो भारतीय मामले हैं उसको बहुत अच्छे से संभाला जाए। क्योंकि उसके पहले क्रांति हो गई थी, आप जानते हैं, फिर इनको लगा यार ऐसे तो भारतीय को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार हम ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दें, यही रीज़न था। 1857 की क्रांति एक बहुत विद्रोही क्रांति थी, और आप जानते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, मैंने आपको सारा बताया हुआ है। तो इसके बाद से अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया, ताकि अब हम भारतीय मामलों को ज़्यादा अच्छे से संभालेंगे। यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। और ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट। तो देखो, आपको पता है कि जो जनता की, हम लोग कल हम जब इलेक्शन वाला टॉपिक्स परसों पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि ये जो भी विधायक हैं, जो लोग भी आते हैं इलेक्शन के समय, ये सब क्या है, जनता ही हमारी ही तो प्रतिनिधि है ना।
जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, महंगाई से, हम किन के पास जाएंगे? इन्हीं के पास। क्यों? क्योंकि हमने ही तो इनको वोट दिया है। तो अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं कि इन चारों में से कौन सा प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला बताना है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये मतदान के ही द्वारा तो होता है, हमारे ही तो प्रतिनिधि हैं, हम लोग वोट डाल के इनको जिताते भी हैं। दूसरा है कि प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, क्या ये बात सही है? जी हाँ। फिर डिसीजंस मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, भाई वो जीत जाएगा तो उसके हाथ में तो होगा ही। तीसरा है कि जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। आप बताओ, वो जो भी डिसीजंस लेते हैं, क्या आपका डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसने लिख दिया है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, नो। प्रतिनिधि के हाथ में होता है डिसीजन मेकिंग, बट आपका कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। आप दबाव बना सकते हो, आपको पसंद नहीं आया तो, बट ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जाकर बोलोगे भाई ये डिसीजंस लेना है, तो ये तो एकदम गलत है। जनता को, हम सभी को वोट डालने का अधिकार है, तो ये तो सही ही है। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है हमारा, ध्यान दीजिएगा। जो भी चीज़ें होती है हमारे प्रतिनिधि के हिसाब से वो बातें भी आगे बढ़ती हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? डायरेक्ट किताब से पूछा है, डायरेक्ट नोट्स से पूछा है, एक एक क्वेश्चन। लद्दाख पढ़ा था ना बहुत डिटेल में हमने, इसी को तो कहते हैं। और ये क्वेश्चन अभी आपका जनवरी वाले में भी पूछा है, और ये 2019 का पेपर है, सोचिए। व्हाट इज द अपीलेट सिस्टम इन इंडिया? पॉलिटी का क्वेश्चन है। अपील प्रणाली क्या है, किसे कहते हैं? अपील करना नाम से ही क्लियर है। अगर आप थोड़ा सोचो तो अगर आपको, अपील का मतलब क्या होता है? मान लीजिए निचला वाला जो अदालत है उसने कुछ ऐसा फैसला दे दिया जो कि आपके खिलाफ चला गया, तो आप हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट ने भी कुछ आपके खिलाफ में दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। यही तो होती है अपील प्रणाली। तो लिखा है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान नहीं। न्याय के आदेश के खिलाफ आप संसद में अपील करो, जी नहीं, ये भी गलत है। न्यायालय के आदेश के खिलाफ आपको संसद में नहीं, आपको हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से फॉलो करना है। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान नहीं। नेक्स्ट, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, जी हाँ। प्रोविजन फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट का फैसला आपको नहीं पसंद आता है तो आप उसके अगेंस्ट में हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो। यही होती है अपीलेट सिस्टम इन इंडिया। ओके, बहुत आसान सा था। 58, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का फीचर नहीं है, लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार, आपने ध्यान दिया होगा पेनिसुलर प्लेट्यू, जब हम पठार वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। सबसे पहले तो ये आपका उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, और यह उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला में ये स्थित है, ये भी बात सही है। यह कोयला और लौह अयस्क से बहुत ही खनिजों की प्रचुरता है यहाँ पर, ठीक है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदियों कृष्णा नदियाँ हैं, ये बात गलत है। कौन सी नदियाँ मौजूद हैं उसका नाम बताओ। महानदी और कृष्णा नहीं है, नर्मदा है कि ताप्ती है कि कौन सी नदी है, आप मुझे बताइएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है, क्योंकि ये तीनों सही हैं, तो 4 हो जाएगा। सहारा का रेगिस्तान, इससे क्वेश्चन आएगा। अफ्रीका के बारे में महाद्वीप वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है वो देखिए। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और आपका भूमध्य विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जी हाँ। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये आपका हो गया विषुवत बीच वाला, यहाँ पे आपका कर्क रेखा है और आपका ये मकर रेखा है। तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवती तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये बात मैंने आपको बोला था, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सही है, बाकी गलत है। कि गोबी मरुस्थल यहाँ पर नहीं है, बताओ किस महाद्वीप में है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसको एशिया से अलग करता है, ये भी गलत है। अफ्रीका के बारे में यही सही है कि यहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60, भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु, जिसे हम बोलते हैं ऑटम, तो शरद ऋतु में बारिश क्यों होती है यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, पवन जो है वो
जब वो लौटता है वो बंगाल की खाड़ी की ओर से बहता है। पवन जो है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। इसी वजह से आपको शरद ऋतु में बारिश देखने को मिलती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। सो ऑप्शन नंबर 1। बाकी इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि ये अरब सागर से इसकी ओर बहता है। अरब सागर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए इसमें, बंगाल की खाड़ी ही सही है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको अरब सागर दिखेगा तो आप उसको तुरंत काट देना। देखिए सारे ऑप्शंस में अरब सागर लिखा है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये तरीका होता है ऑप्शंस को तुरंत सॉल्व करने का, क्योंकि अरब सागर हर हाल में गलत है। तो पहला हो जाएगा। चलिए, ये देखो कोस्टा रिका। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट चैप्टर क्लास 8 की एनसीईआरटी का देखिएगा। मैंने आपको बोला था कोस्टा रिका, वहाँ पे क्या हुआ ना कि सैनिक पे जो पैसे खर्च होते थे उसको ख़त्म करके लोगों के हेल्थ, मतलब वहाँ पे अचानक से लोगों की हेल्थ में इतना ज़्यादा चेंज आपको क्यों देखने को मिला। अमेरिका में ही है ये कोस्टा रिका। और मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन इतना घुमा के पूछेगा ना, पॉलिटी से है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। और मैंने आपको बोला है ना, उन लोगों ने बोला कि हम सेना नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि सेना पे हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। मान लो अगर आपने सेना अगर रख लिया तो उसको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो इन लोगों ने बोला देखो अमेरिका में ही है कि हम सेना नहीं रखेंगे, और हम क्या करेंगे, जो भी पैसे होगा हम लोगों के स्वास्थ्य पे खर्चा करेंगे। और सडनली वहाँ के लोगों के आप देखोगे हेल्थ बहुत बहुत इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि उन लोगों ने पूरा एक पैसा जो कि पहले सैनिकों पे खर्च होता था वो सब कुछ लोगों के स्वास्थ्य पे होने लगा। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स था, और ये अमेरिका में है, कोस्टा रिका एक जगह का नाम है। तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसमें क्या कहा गया है, देखिए पहला लिखा है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना नहीं। इन्होंने बोला हम सुरक्षा पे पैसा ही नहीं खर्च करेंगे। सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, सुरक्षा बजट को ख़त्म कर दिया गया था। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, ये बात सही है। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है कि अब हम सेना रखेंगे ही नहीं, सारा पैसा हम जन स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना ये तो गलत है। नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, सेना रखेंगे नहीं तो पैसा बचेगा और हम उसको पब्लिक की हेल्थ पे स्पेंड करेंगे। सो दैट्स वाई वहाँ का हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो गया है कोस्टा रिका का। ठीक है सॉरी, अगला क्वेश्चन, ये पॉलिटी ही चल रहा है आपको पता है, यहाँ से पॉलिटी एक दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को किस जगह पर, मतलब कोई प्लेस होगा, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया है। और वो बात किया था कार्यस्थल की बात, वर्क प्लेस। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी महिलाओं को नाइट शिफ्ट करना होता है, और आप सुनते भी होंगे कि वो काम करने जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, सेफ्टी इशूज़ रहता है। तो इसी वजह से 1957 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने विशाखा निर्देश पे ही बोला कि महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, वर्क प्लेस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बताओ। विधानसभा का सदस्य, संसद, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। कौन जो है वो भारत के राज्यपाल, कोई भी राज्य हो उसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। बहुत ही आसान है, अभी तो इलेक्शन भी था, आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल, या फिर विधानसभा, या फिर संसद। तो ये करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं। विधानसभा के सदस्य नहीं, ना ही पार्लियामेंट के, ना ही अटॉर्नी जनरल, ये करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो मैंने आपको बताया भी था ना, पटवारी, लेखपाल, ये पूछेगा, ये जमीन वमीन को नाप के उसका रिकॉर्ड रखते हैं, इनका काम होता है पटवारियों का। और क्या ये आपके ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं या नहीं, बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ें, आपको तुरंत पता चलेगा। पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। समझ गए होंगे आप। लेखपाल की अभी
एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, रिजल्ट अभी तक नहीं आया आई थिंक, या फिर नियुक्ति नहीं मिला है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी ही हुए, पटवारी भी हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। बट ये जो म्यूनिसिपल वार्ड काउंसलर होते हैं ना, इनका चुनाव होता है, ये कोई अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, सचिव भी पूछता है आपसे कि सचिव का चुनाव होता है कि नियुक्ति होती है। तो सचिव जो होते हैं उनकी, अभी बहुत सारे लोग पंचायत वाली सीरीज देखे भी होंगे इसके पहले भी, उसमें सचिव को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तो सचिव की जो है ना, चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति होती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? ये क्या है डी.के. बासु का निर्देश? देखिए, जो भी गिरफ्तारी होती है, नज़रबंदी होती है, पूछताछ, इसके दौरान पुलिस के द्वारा पालन की जाने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं ना, उससे जुड़ा हुआ निर्देश था, जिसको हम बोलते हैं डी.के. बासु। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इसके द्वारा जो निर्देश दिया गया है, डी.के. बासु निर्देश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नहीं, ये तो विशाखा है ना, अभी हमने पढ़ा। बच्चों के हानिकारक रोजगार से बचाओ, ये भी नहीं है। घरेलू हिंसा से, ये भी नहीं है। महिलाओं का गिरफ्तारी हो गई, नज़रबंदी हो गई, पूछताछ, इसके दौरान पुलिस को जो भी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उससे जुड़े हुए निर्देश। सो ऑप्शन नंबर 4। चलिए, वन अधिकार कानून। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? बताइए। अनुसूचित जनजाति, या फिर एससी स्केड्यूल कास्ट, या फिर आपका बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो ये तो ट्राइब से रिलेटेड था, आपको पता होगा। वन अधिकार कानून इसमें कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब। पहला ऑप्शन राइट। द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक, तृतीयक आपसे पूछेगा। प्राथमिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ मैंने लिखी है, जैसे कि मैं आपको अपना नोट्स दे रही हूँ, तो ये प्राइमरी रिसोर्स हो गया, ठीक है। और वहाँ से किसी ने नकल करके कुछ और बना दिया, वो दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से द्वितीयक स्रोत का एग्जाम्पल है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, या फिर आपका चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक। बताइए। देखिए, मैंने आपको क्या बोला है, प्राथमिक स्रोत हमेशा वो होता है, जैसे कि हमारा जो संविधान है वो प्राथमिक स्रोत है ना। अब वहां से आपकी किताब में आ गया, वो आपका द्वितीयक हो गया। जैसे मेरा नोट्स है जो सोशल साइंस का मिल रहा है, वो मेरा प्राथमिक स्रोत, मतलब अगर मैं अपना बोल रही हूँ तो, अदरवाइज वो तो प्राथमिक नहीं हुआ, ये आप भी जानते हो, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी से ही लिया गया, तो वो भी द्वितीयक में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई चीज़ ऐसी लिख रही हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं लिखी है मेरी खुद से द्वारा, तो वो हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट, ये भी आपका प्राथमिक है, लोग एक एक घर में जाकर सारी रिकॉर्ड्स लेकर आते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, पहला ही होगा। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, ये भी पहला ही होगा, क्योंकि किसका जन्म कब हो रहा है, डेथ हो रहा है, एक ही बार तो हो सकता है ना, और वो एक ही बार रिकॉर्ड में रखेंगे। 2 बार किसी का जन्म, 2 बार डेथ तो हो नहीं रहा है। पहला ही हो गया। अब आपने क्या कर दिया, जो भी हिस्ट्री आपके पास थे, आपने उसको अपनी कोई किताब में, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक, तो ये आपका द्वितीयक स्रोत हो गया ना, क्योंकि आपके पास जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कोई प्राथमिक रिसोर्स नहीं है, वो तो आपने कहीं और से उठाया है। तो ऑप्शन नंबर 4। उसी तरीके से अगर मैं अपने नोट्स की ही बात करूं, तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट मैंने तैयार करके दिया है, तो वो भी द्वितीयक में ही आएगा, क्योंकि मैंने सपोर्ट, इसमें हेल्प किसके लिए है, एनसीईआरटी की। सो दैट्स वाई। तो अगर देखा जाए इसमें द्वितीयक स्रोत कौन होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 4। कोई भी चीज़ पहली बार होगी वो हमेशा प्राथमिक ही होता है, ठीक है। चलिए, 68। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। एग्जामिनेशन आर द आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। जी हाँ, मतलब ये एक तरीके से सिस्टम के लिए हम क्रिएट करते हैं, और कन्वीनियंस के लिए। आर्टिफिशियल ही होता है, परमानेंट तो होता नहीं है, आप भी जानते हैं। मतलब कि आप एग्जाम देने जाएंगे सीटेट का, अब उस दिन एक एक व्यक्ति के लिए वो सुविधा नहीं होगी, वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए होगा।
और ये एक तरीके से परमानेंट तो होगा नहीं, एक तरीके से हम आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ताकि पूरे सिस्टम को के कन्वीनियंस के लिए, ना कि एक इंसान के लिए। तो ये बात तो इसने एकदम सही बोला है। यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। अ शिफ्ट इन द एम्फोसाइज ऑन टेस्टिंग कॉम्पिटेंसीज एंड अवे फ्रॉम मेमोरी वुड रिड्यूस स्ट्रेस। मतलब आप ना जितना ज़्यादा हो सके रटने से दूर भगाओ, क्योंकि बच्चों को जितना हम बोलेंगे ना रटो रटो, उतना उसको स्ट्रेस होगा। और अगर आप स्मृति मतलब रटने वाली प्रणाली से दूर करेंगे तो तनाव भी कम होता है। दोनों की दोनों बातें सही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको कोई चीज़ बहुत ही कम मेहनत में पता चल मतलब समझ में आ जाता है, और अगर मैं आपको बोलूँ कि रटना है तो रटने के नाम पे ही बुखार आ जाएगा, क्योंकि कितना भी रट लो वो भूलता ही भूलता है, और एक बार अगर आपने समझ लिया तो वो आपको नहीं भूलेगा। तो दूसरा सही है। अच्छा, लाइक्स तो कर दीजिए। कल वाली वीडियोस को 7-8 हज़ार लोगों ने देख लिया, उस पर 1,000 लाइक्स नहीं हुए, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज़ अभी आप लोग लाइक्स कीजिएगा, और बस लाइक्स ही मांगती हूँ और कुछ तो नहीं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पेडागोजी यहाँ से स्टार्ट है। देखिए बीच में आपको फिर से मे बी हिस्ट्री भी मिल सकता है। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों, आप बोलो कि बच्चों देखो कंपटीशन करो, क्या ये आपका उद्देश्य होगा? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थियों में हमको कभी भी कंपटीशन वाली भावना नहीं रखनी है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलप करो कि बच्चे जो हैं समझ पाए। अवेयरनेस होना चाहिए, कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप सोसाइटी, मतलब सारे एलिमेंट्स के बारे में जो कि हमारी सोसाइटी को शेप प्रोवाइड कराता है उसके बारे में जानकारी, समझ। तो ये तो सही है, पहला गलत है। आप बच्चों को याद करवा दो, मैंने बोला था ना टैग वर्ड्स तुरंत एलिमिनेट कर दो, ये हो ही नहीं सकता है। याद कराना नहीं है। समाज में ऐसी स्थिति बनाओ तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराओ। मतलब आप क्लास में बोलो कि देखो बच्चों, गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देती है ना, जो भी डिसीजंस देती है चाहे वो कैसी भी हो, आपको वो स्वीकार करनी है। जी नहीं, ये हमें कभी भी नहीं करना है। सही है तो मानो, गलत है तो हम उसके खिलाफ शांतिपूर्ण धरना भी करेंगे, रैली कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है कि सभी तत्व जो हमारे समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराओ। ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस, बताइए। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि सामाजिक विज्ञान जो होता है ना, उसमें हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम बच्चों को फीडबैक दें, और फिर उनको एक एक तरीके से हम उनको एक ना बताएं कि किस तरीके से आपको और भी कोशिश करनी चाहिए आगे सीखने की। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, पहला लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद कराना। मैंने आपको कल ही बोला है, याद कराना, रटाना एक नेगेटिव वर्ड है, आगे पढ़ना भी नहीं, खत्म। हमको बच्चों को कभी भी बांटना नहीं है, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने और चिन्हित करने के लिए नहीं। मतलब आपने बच्चों को बांट दिया, अच्छा ये तेज बच्चे हैं, ये कमजोर बच्चे हैं, ये तो गलत हो गया ना। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेद, सोशल डिफरेंसेस आपने ला दिया बच्चों के बीच में, गलत। टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड्स, मतलब आप बच्चों को फीडबैक दो और एक स्टैंडर्ड्स यहाँ पर फिक्स कर दो कि यहाँ तक आपको अचीव करना है, आना है। शिक्षार्थियों को फीडबैक दें तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। अब ये वो वाला मानक नहीं है स्टैंडर्डाइज्ड, वो दूसरा मानक है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एक मानक नेगेटिव वर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज मतलब मैंने सारे बच्चों के लिए फिक्स कर दिया कि आप सभी को ये सवाल करना है, ये तो गलत हुआ ना। और इस स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि बच्चों की जो भी गलतियां आ रही हैं आप उनको फीडबैक दीजिए, ताकि आप और फिर आप उनको मानक स्थापित करके दो कि देखिए आपको कोशिश करना है और इसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। सो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि काफी इफेक्टिव रूप में आप फिल्म को यूज कर सकते हो। क्यों, बताओ। क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। जी हाँ, हम बाहरी दुनिया को क्लास में लेकर आ जाएंगे। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से भी प्रेरित करते हैं।
ये भी बात सही है। फिल्में ऐसी कहानियां, संवाद और छवियों को सामने लाती हैं जो कि जीवन में हमसे दूर हो सकती है। हाँ, ये भी बात सही है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इसने फिल्म्स को ऑब्जेक्टिव मीडियम बता दिया कि एक ही तरीका से बस सीख सकता है, ये तो गलत हो गया ना। देखो, आपने देखा होगा कि कई बार हम बच्चों को मूवीज भी दिखाते हैं कोई भी ऐसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि बच्चा जो है बाहरी दुनिया को क्लास में सीख सके। फिल्म में कई बार हमें कुछ अनदेखी अनसुनी चीज़ों को भी जानने का मौका मिलता है। फिल्म में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बातचीत होती हैं, उन सभी को सामने लाया जाता है, ठीक है, जो कि जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो ये तीनों सही हैं, बाकी डी वाला गलत है। तो आपका 71 का पहला, एक सेकेंड, हाँ, डी वाला गलत है, वस्तुनिष्ठ माध्यम नहीं, ABC। तो ABC पहले में ही तो है, ये डी गलत है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा है। निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के, मान लो ये कपड़ा है ना, इसके टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले थे। अब ये जिसको याद होगा वो कर लेगा कि ये कहाँ का है, तो ये है मोहनजोदड़ो का है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपका हुआ मिला था और वो कहाँ मिला था, तो जब भी फूलदान का नाम याद आएगा, याद रखना वो आपका मोहनजोदड़ो है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो लिखा है कि आधुनिक भारत की लिपियां जैसे कि देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ था। तो ये हम सभी को पता है कि ये जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहां पर देखिए, जब भी पूछे ना कि देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है, तो सिंपल सा आंसर है ब्राह्मी, और कुछ जाना ही नहीं है आपको। ये आपके एकदम टिप पे होना चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे आप तुरंत बता सकें। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ये क्रम दिया गया है और इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। और क्या क्वेश्चन पूछा है? दिल्ली के सुल्तानों का कालानुक्रम, ये हमेशा आता क्रोनोलॉजी में लगाना होता है कि सबसे पहले कौन सा सुल्तान आया, उसके बाद तो सबसे पहले से लेके आपको लास्ट तक जाना है, जो कि आपको यहाँ पे चुनना है। तो अगर आपको पता है कि पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है तो भी चल जाएगा एलिमिनेट करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहला ढूंढेंगे, तो इसके लिए हमको पढ़ना होगा पूरा। हिंदी इंग्लिश में नाम एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले सल्तनत कौन सा था सुल्तान? तो इसमें है पहला गयासुद्दीन बलबन, खिज्र खां, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अब जिसको इसका पता होगा ना वो तो आराम से कर लेगा कि अगर आपको पता है ना कि लास्ट वाला कौन था तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इन चारों में से देखें तो सबसे लास्ट आपका खिज्र खान ही था, ठीक है। सबसे लास्ट आपका कौन सा था? खिज्र खान। तो ये दूसरा आपका सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे पहला तो गयासुद्दीन बलबन ही था, मतलब पहला। तो पहला आपका सबसे पहले होगा, दूसरा आपका सबसे लास्ट होगा। तो ये क्रम देखते हैं, ज्यादा हमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो यहीं पर दिख गया, पहले से ही एलिमिनेट हो गया। आप देखो ना, पहला और किसी क्रम में है ही नहीं, तो पहला और लास्ट में दूसरा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यही ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए मैं आपको लिखती जाती हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर सबसे पहले की बात करेगा तो गयासुद्दीन बलबन, अगर उसके बाद से किसका नंबर है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट आपको पता है खिज्र खां है और तीसरे पे है फिरोज शाह तुगलक। तो आप इसको एक क्रम में याद रख सकते हो ऐसे करके। गयासुद्दीन बलबल है तो आप जी लिख दीजिए, उसके बाद से आप ए लिख दीजिए, उसके बाद से एफ एंड के, खिज्र खां। गैफ आप नाम ऐसे जो भी आप निमोनिक्स याद कर सकते हैं उससे आपका आराम से हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 तीसरा इज राइट। अब ये देखो, ये कुछ बुक्स के नाम होते हैं ना जिसको मिलाना होता है, ठीक है ना। उसके रचयिता कौन है, किसने लिखा है, अब बहुत आसान है। एक बता देती हूँ, याद रख लो, ये बाण भट्ट का इतना इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित बहुत पूछा जाता है। तो ए का दूसरा होगा। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा होता है एसएसटी में, आधे क्वेश्चन तो आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे, ना आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ए का होगा दूसरा। तो दूसरा कहां पर? अब लो फिर से आ गया।
और कहीं पर दूसरा है ही नहीं, ऑप्शन अपने आप बाहर आ गया, तो ए का दूसरा हो जाएगा। अश्व घोष का बुद्ध चरित्र, लेकिन आपको नाम याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना। हरिसेन का क्या होगा, सी, ये देखिए हरिसेन का क्या होगा, तो ये है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, और रवि कीर्ति का क्या है, तो वो है पुलिकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है हमेशा से, ठीक है। चलो बताती हूँ, बाण भट्ट का आपका हर्ष चरित हो जाएगा, अश्वघोष का आपका बुद्ध चरित हो जाएगा, हरिसेन का आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हो जाएगी, और रवि कीर्ति का आपका पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। वैसे एक भी याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं, और हमारा एक से ही एलिमिनेट हो गया, तीसरा हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, 1000 बार पूछा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस भाषा का एक रूप मागधी या जिसे मगही बोलते हैं। बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूं, ये 25 नंबर का है। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो लोग क्या करते हैं, मैथिली लगा देते हैं, उनको लगता है कि मगही है, मागधी है, तो मैथिली ही होगा, और गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्राकृत। किसी भाषा का एक रूप जिसे हम मागधी मगही बोलते हैं, वो क्या है, वो प्राकृत है। ये नीचे वाले ऑप्शन पे मत जाना, ये गलत है, रिस्पॉन्स की है ना, इसलिए दूसरा सही है। चलो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, अब हमारा 6वां क्वेश्चन है, फिर से वही वाला है, मिलान वाला है। क्या होगा, इतना पढ़ लो, उसके बाद से नीचे से बताओ कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा कथन बसवना द्वारा आरंभ किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में सही है। अब जिसने वीरशैव आंदोलन पढ़ा होगा वही बता पाएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई नहीं, आप कॉपी में नोट कर लेना। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। जी हाँ, ये क्या तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था? बिल्कुल भी नहीं। इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों गलत है, केवल हमारा ए सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, केवल ये वाली लाइन सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो आप याद रख सकते हो वीरशैव आंदोलन के बारे में कि इनका आरंभ जो है तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन, देखिए, यूरोप में वोट के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था, एक कंपटीशन के रूप में देखा था। किसने? यूरोप ने। किसको? यूरोप सॉ विच इंडियन क्रॉप एज इट्स कंपटीशन, मतलब हमारे भारत की जो फसल को उसने यूरोप ने कंपटीशन के रूप में किसको देखा था? इन चारों में से आंसर बताइए। कॉटन, पेपर, जूट, इंडिगो, ये तो आप सभी को पता होगा, नील की खेती को। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। इसको कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, पहले ये 2 कथन पढ़ना है, ए बी, उसके बाद से यहां से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, तो देखते हैं क्या लिखा है। पहला लिखा है कि डैनियलों के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। जी हाँ, एकदम सही है। डैनियलों ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया है। तो ये दोनों के दोनों बात सही है। तीसरा, ए तथा बी हमारे क्या है, दोनों सही हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। चलो अब ये ए और बी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब इसको पहले पढ़ लो ये दोनों, फिर बताओ कि क्या ये दोनों बातें सही लिखी हैं। तो चलो देखते हैं। पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में ए और बी को पढ़ो और सही बताओ। किसके बारे में? महात्मा गांधी का विचार। पहला क्या लिखा है कि गांधी जो है भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा ना, तुरंत इसका सही बता, एकदम सही बात लिखी है। ए और बी दोनों सही है, तथा ये बी जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। इसलिए वो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है वो क्या कर रही है, भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। उतना टफ नहीं है एसएसटी, तो जो लोग भी डरते हैं आप डरिए मत, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एलिमिनेट करके आपका तुरंत आंसर सही हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जब भी आपसे कोई भी पूछे ना कि बंगाल विभाजन था जो अंग्रेजों के द्वारा जो 1905 में हुआ था, उसका रीजन क्या था, तो बस इतना ही याद रखना कि ये क्या करना चाहते थे, बंगाल के लोगों को विभाजित करना चाहते थे, ठीक है ना, वहां के राष्ट्रवादी का प्रभाव कम करना चाहते थे। इसका बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था, ये कोई रीजन नहीं है। बंगाल के लोगों की यह मांग थी, ये भी कोई रीजन नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए जी नहीं, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को ये कम करना चाहते थे तथा बंगाल के लोगों को के अंदर फूट मतलब विभाजित करना चाहते थे। यही एक कारण है 1905 में बंगाल विभाजन का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। और ये इंपॉर्टेंट है, ये तो यूपी टेट में भी पूछा हुआ है। अब चलो, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे गए हैं, देख रहे हो, एसएसटी में भी आया है। चलिए देखो, एजर्सन रीजन में क्या होता है ना कि आपको ये कथन पढ़ना है और इसी कथन का नीचे कारण दिया हुआ है, तो आप देखो कि क्या ये जो कथन लिखा है इसके बारे में ये रीजन सही बता रहा है। सही बता रहा है तो सही वाला ढूंढो, गलत बता रहा है तो गलत वाला, ठीक है। कथन ये दिया है कि कांग्रेस के मध्य मार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई थी। ये कथन ए लिखा जा रहा है तो ये सही है। अब इसका रीजन क्या है? मध्य मार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। जी हाँ, तभी तो उनके अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई गई, क्योंकि मध्य मार्गियों को लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। सो कौन दोनों बातें सही हैं, और तो इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहीं पर तो लिखा है ना कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो हमारा 4 जो है सही हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है ना उसको कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। फिर से दो आपको यहां पर दिए जाएंगे कथन, इन दोनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए पहले दोनों कथन पढ़ लेते हैं। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1971 में और बांग्लादेश जो है वो अस्तित्व में आया था, क्योंकि बांग्लादेश पहले इसका हिस्सा था। और आप जानते ही हैं इंदिरा गांधी का जो उस समय पे जो आदेश आया था, सारी चीज़ें आप पढ़े ही होंगे, और ये एकदम बात सही लिखी है। बी में क्या लिखा है कि विभाजन का एक मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बंगला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। जी हाँ, यही एक इसका सबसे बड़ा रीजन था। दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है और कथन बी कथन ए की सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। आसान है, आपको बस थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी ना, आप कर लोगे। चलो अब ये क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की कहां से की थी? ये तो पता होना चाहिए आपको, कहां से की थी बताइए। आंसर लिखते जाइए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 लाइक्स का टारगेट रखिए कि बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए पूरा कंटेंट और पीवाईक्यू साथ में रख के ले आऊं, ठीक है। मेहनत काफी लगती है, बस आप सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत जो है एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए की थी। यही इसका राइट आंसर है दूसरा। नीचे का ऑप्शन देख लो, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। जी नहीं। शुरुआत किस लिए किया था? जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जी नहीं। राइट आंसर है एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। इसका दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है ना कि वीरेशलिंगम पंतलूनु एक सुधारक थे। अब ये कहां से थे, क्या थे, ये आपको बताना है। वीरेशलिंगम पंतलूनु एक सुधारक थे, इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए ये जो है ना, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। ये लाइन एकदम से अपने कॉपी में नोट कर लो, आपको पता होना चाहिए कि वीरेशलिंगम पंतलू एक सुधारक थे और ये कहां से आते थे? तो ये तेलुगु भाषी, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे। और इन्होंने क्या किया था, इनका काम पूछा जा सकता है, विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। सो दूसरा हमारा सही हो जाएगा।
आर्य समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की है। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन रॉय ने की है। आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ये बंबई से आते ही नहीं थे, ये मद्रास से आते थे। तो देखा आपने, थोड़ी चीजें पता होंगी ना तो भी आप एलिमिनेट करके, ये तीन दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो आराम से निकल आएगा। सो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दूसरा। 2 स्टेटमेंट पढ़ना है 35 वाले में, देखिए, और आपको नीचे से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, चलो। कथन है, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। अब बी में क्या लिखा है कि पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। जी हाँ, दोनों बातें सही हैं। गति इसलिए तो हो रही है ना क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो लगातार अंदर बाहर जो आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाएं जो हैं, वही उत्तरदायी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है, और ये इसकी सही रीजन बता रहा है। देखिए, मैं आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूं ताकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बचना चाहिए। चलो, अब देखो, हम लोगों ने अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, 1 या 2 आपको पता हो, आप तुरंत एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बस उतना ही करना है आपको। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा विषुवत रेखा, इसका क्या हो सकता है। तो विषुवत रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्गो गणराज्य। तो एक हमारा होगा दूसरा। जहां जहां एक का दूसरा नहीं है, हम इसको काट देते हैं। यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब देखो, एलिमिनेशन से हमारा काम आसान हो गया। 2 ऑप्शन बचे हैं। अब बी कर्क रेखा है। कर्क रेखा, तो बी का क्या होगा? तो बी कर्क रेखा आपको पता ना, भारत के हिस्से में, तो ये हो जाएगा भारत। ये तो आसान है। तो बी का हो जाएगा पहला। तो एलिमिनेट कीजिए। यहाँ बी का तीसरा है, यहाँ बी का पहला है, तो चौथा ही हमारा सही होगा। और सी का तो पता ही आपको, मकर रेखा का चिली। याद रखना, ये क्या है? देश जो है उनके अक्षांश से इसका मिलान करना। ये आपके देश हैं और ये अक्षांश है। कौन सा देश कौन से अक्षांश में आता है, सिंपल सा यही पूछ रहा है। सो 30 क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा 4। और हमेशा से याद रखना है आपको, क्या चीजें याद रखनी है? विषुवत रेखा कौन से देश में है? कांगो गणराज्य में है। कर्क रेखा वो किस में है? तो वो भारत में है। और मकर रेखा चिली में है। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें से 2 कथन पढ़ो और बताना है क्या चीजें सही हैं नीचे से। लिखा है कि ए तथा बी को पढ़ो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। पहला लिखा है कि पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है। मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है, रुकिए ऐसे बना देते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि पृथ्वी जो है ना, मध्य में थोड़ी सी चपटी और ध्रुवों पर जैसे ना ऐसे उभरी हुई है। क्या ये बात सही है? आप बताइए। बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत हो जाएगा। पृथ्वी जो है ना, ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। उल्टा इसने लिख दिया। पृथ्वी क्या है? ये ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है, और मध्य में उभरी हुई। तो ए तो हमारा होगा नहीं, तो ए गलत है, बी सही है। चौथा हमारा सही हो जाता है। और ये दोनों कंफ्यूज जरूर करेंगे, आपको नोट करके हमेशा रखना है कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में ना ऐसे उभरी हुई है। ठीक है, तो 4 हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्चिंग। ये मल्चिंग क्या होता है पलवारने, मैं आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए मिट्टी है, और आपने देखा होगा कि गांव में, अगर आपने देखा हो खेत वगैरह में आप जाते होंगे जहां पे खेती होती है, तो वहां पे कुछ मिट्टियां एकदम से लसलसी, एकदम से नमीदार होती हैं। तो ये मल्चिंग क्या करता है? ये मिट्टी को नमी बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, मल्चिंग का मतलब ये होता है कि जैसे खाना है, आप उसको एकदम से बहुत चबा चबा कर खाते हैं, तो उसमें आप क्यों बोला जाता है कि हम चबा चबा कर खाएं? ताकि वो एकदम से गल जाए, तभी तो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं आसानी में। हमको ऐसे निगलना नहीं चाहिए। सेम वैसे ही मिट्टी जो होती है उसकी नमी बनाए रखने में मल्चिंग जो है वो पलवारना जिसे बोलते हैं, सहायक होता है, इसीलिए इसकी जरूरत है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बाकी और तीनों में से कुछ नहीं होता है। मल्चिंग का सेम मतलब यही है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग। मतलब ये क्या करता है ना, मिट्टी के जो मॉइस्चर होते हैं ना, उसको एकदम पकड़ के रखता है, रिटेन करके रखता है। ठीक है, आसान था ये तो।
चलो, नहीं वाले क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखना है। खनिजों मतलब मिनरल्स के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, ये तो बात सही लिखा है। और ये प्राकृतिक रूप से ही तो बनाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये तो आप पता ही है आपको। पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं। आप मुझे बताइए, क्या खनिज है, मान लीजिए पूरा खेत है और ये पूरा जगह है, क्या यहाँ पर हर जगह मिनरल सेम अमाउंट में होगा? ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत है। और किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। तो गलत वाला आप समझ गए होंगे। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा था सीटेट ने बस। इसमें पूछा है कि विच इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट लो कि कौन सा उद्योग जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, तो वो है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप मुझे बताइए, कॉटन जो है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के किस स्टेट में उगाए जाते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं पता हो तो गूगल कर लो, ऐसा करने से आपको याद रहेगा और ये पूछा हुआ है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, तो वो है हमारा कपास, जिसे हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। चलिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों को पढ़ो, और अगर आपको दोनों बातें सही लगती हैं तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लिखा है कि एक पद होता है जो राज्य और सरकार का अंतर जो बदल है वो नहीं किया जा सकता है। राज्य और सरकार का हम अंतर बदल नहीं कर सकते हैं। और बी लिखा है कि सरकारी कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू, सरकार जो है वो कानून के प्रबंधन और उन्हें, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्ता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार रखकर रखा है। अगर आप इसका राइट आंसर पूछेंगे तो दोनों बातें एकदम सही लिखी हैं, ए और बी दोनों सही हैं। कैसे, वो सुनिए, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हम एक टर्म होता है स्टेट, जिसमें हम सब किसी ना किसी स्टेट में रहते हैं, और एक हमारा गवर्नमेंट होता है, सरकार। ये कांट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब आप इसको अंतर बदल हम नहीं, मतलब इसको नहीं किया जा सकता है कि राज्य और सरकार का हम अंतर बदल कर दें, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ना, चाहे कोई भी नियम लागू करना हो, कानून बनाना हो, उसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। अगर आपको लॉ जो है लगाना है तो इसमें भी तो सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, इतने तो आप जानते ही हैं जो भी चीजें होती हैं। वेयर एज द स्टेट क्या करता है, वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। मान लीजिए जैसे राज्य सरकार में आपने चुनाव देखा होगा, वो क्या होता है, एक वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंट अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्युपाई अ डिफिनिट टेरिटरी। तो वो मतलब उनका केवल एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार होता है, ठीक है ना। राज्य का ये बात याद रखना कि राज्य का केवल एक निश्चित क्षेत्र पर ही अधिकार कर रखा है जो उन प्रभुत्ता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो दोनों बातें एकदम सही लिखी हैं। चलिए, पॉलिटी के क्वेश्चन है तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ये देखिए, दोनों कथन है, कथन ए और कथन बी। इसमें लिखा है कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं, किंतु इनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी रहा है। इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर दोनों एकदम सही है। अरे आपने देखा ही होगा ना, लद्दाख तो एकदम से कोल्ड डेजर्ट है, और केरल, क्या दोनों के जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो अलग नहीं है? अलग हैं, बट इनका इतिहास जो है वो समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी रहा है। वहीं पर इतिहास और भूगोल किस लिए हम यूज करते हैं, अक्सर क्षेत्र विशेष के पता चलता है हमको इससे कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था, ये सारी चीजें आपको इन दोनों से पता चलती है। तो दोनों बातें सही लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। वैसे एसएसटी में थोड़ा सा बस दिमाग लगाकर आप पढ़िए, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ऑफलाइन पेपर पे कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, आपके पास आप तुरंत पेपर रहेगा आपके पास, अगर आपको लगता है कि मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मान लो आपको ये पता है कि पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, तुरंत काट दो, दूसरा भी तुरंत काटो, तो 2 आपको एकदम क्लियरली मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा आप जरूर करना क्योंकि आपके हाथ में पेपर होगा।
चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक संगठन जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या फिर कोई एजेंसी है जिसके द्वारा कोई राजनैतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, मतलब जो सिटीजन्स है ना उनके एक्शंस पे कंट्रोल रखती है, वो क्या है? कैबिनेट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जुडिशरी। आप बताइए इसका राइट आंसर। आप सब जानते हैं कि कंट्रोल कौन रखता है? सरकार ही तो रखेगा ना, और कौन रखेगा? जानते भी हैं जब भी कुछ होता है तो सरकार तुरंत अपना जो है कंट्रोल जो है वो कर देती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए ये हमारा है 121। देखिए इसमें क्या है, दोनों ऑप्शंस पढ़ना है, उसके बाद से ही सही डिसीजन लेना है। सबसे पहले आप ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं। नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष आप जानते ही हैं, जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था। इसका तो आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ो। लिखा है पहला कि लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। जी हाँ, डेमोक्रेटिक आप किसको बोलते हैं? जहां पर मैं अपनी बात रख सकूं, मतलब मेरा ओपिनियन रख सकूं, मेरे बोलने पे मतलब कोई ऐसा बंधन ना हो कि मैं बोल ना सकूं, उसी को तो बोलते हैं ना लोकतांत्रिक सरकार संरचना। कि अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है तो हम विरोध कर सकते हैं और मैं अपनी असहमति दिखा सकती हूं। बट रियलिटी में आप जानते ही हैं क्या होता है। बट हम क्वेश्चन पे देखते हैं। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। क्या यह बात सही लिखा है कि सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल? आप इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों बातें एकदम सही लिखी है, क्योंकि आप जानते हैं ये बात भी एकदम सही है। रियलिटी की बात छोड़ दीजिए, बट जो हमारा लिखा हुआ है संविधान में कि हम डेमोक्रेटिक में रहते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और सरकार ने अपना डिसीजन इसलिए बदला क्योंकि वो हम चुनते ही है ना, उनको अपने लिए ही तो चुनते हैं। उनको चुनता कौन है? वोट कौन देता है उनको? हम आम नागरिक ही देते हैं। बात एकदम सही लिखा है। तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। और ये देखिए ऐसा क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है अभी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दोनों पढ़ना है, सेम वैसा ही है। फिर एक चीज बता दो क्या चीजें सही हैं। कथन ए लिखा है खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। वाह क्या बात लिखा है। यहां पर लिखा है कि ये कम मजदूरी पर काम करते हैं, और क्या ये अगर कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ क्या ये साल भर कमाई कर लेंगे? दोनों बातें कितना कॉन्ट्राडिक्ट हैं, एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। ए तो एकदम सही है बट आर एकदम सरासर गलत है, कारण एकदम गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन 123। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जानते ही हैं स्वरोजगार क्या होता है, और आजकल तो ये सारी चीजें चल भी रही हैं कि लोग अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं। तो स्वरोजगार का एक उदाहरण इसमें से आपको बताना है। चलो देखते हैं। जमींदार के घर काम करती हुई एक खेतीहर मजदूर, ये कौन सा स्वरोजगार है? ये तो किसी और के घर पे काम कर रही है। स्वरोजगार तो वही हुआ ना कि मैं अपना खुद का कुछ खोलूं, छोटा ही हो। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग छोटी छोटी स्टार्टअप जो है अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं। आंगनवाड़ी, ये तो सरकार ने भर्ती कराई है। गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, आप शिक्षक बन जाएंगे या शिक्षिका बन जाएंगे तो क्या ये आप खुद से आपने रोजगार क्रिएट किया है? जी नहीं, ये तो सरकार ने निकाली है वैकेंसी। ये बात और है कि वैकेंसीज आ नहीं रही हैं। शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला, ये है रोजगार खुद का। आपको जो चीजें सही लगती हैं, आपको लगता है कि मुझे सब्जियां बेचनी चाहिए, मछली बेचना चाहिए, सब रोजगार ही तो है, स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बहुत आसान था। 4 क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए 124। बस आप सभी का सपोर्ट रहेगा, हर दिन क्वेश्चन आते रहेंगे। आज 1000 लाइक्स तो कर दीजिए प्लीज। देखिए 2 कथन दिया हुआ है, फिर से अभिकथन और कारण, दोनों को पढ़ो और बताओ क्या बात सही लिखा है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर देते जाइए। देखिए क्या लिखा है। पहला देख लेते हैं। जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार मीडिया द्वारा मौजूदा तय किया जाना। संचार माध्यम जिसे मीडिया बोलते हैं कि व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बात तो दोनों एकदम सही लिखी है, क्योंकि जो जनमत है उसको प्रभावित कौन करता है? ये मीडिया, ये जो मौजूदा तैयार करने वाले हैं, और मीडिया का व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। बात तो सही लिखा है बट इसके संबंध में ना ये रीजन गलत दिया हुआ है, रीजन गलत दिया है। बात दोनों अपनी जगह पे सही है बट कारण उसने गलत दे दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दूसरा हमारा सही हो जाता है।
कुछ लोग जनमत नहीं समझ पा रहे होंगे तो देख लीजिए क्या होता है जनमत। द सेटिंग ऑफ एजेंडा बाय मीडिया इज टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। मीडिया क्या करती है ना, अपने हिसाब से आपका ओपिनियन चेंज कर देगी। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, ये जो महिला पहलवान है उनके बारे में कितना आपने देखा होगा, ये मीडिया में कभी आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। ये लोग बस धर्म के नाम पे लोगों का ओपिनियन चेंज कर देते हैं। बात एकदम सही लिखा है। मीडिया हैज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस हाउसेज। जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं इनका कितना रिलेशन, मतलब उससे कितना क्लोज रिलेशन होता है। उनके खिलाफ वो कुछ दिखाते ही नहीं है, फालतू की चीजें ज्यादा दिखाते हैं। बट ये बात तो सही लिखा है, बट ये इन्फ्लुएंस मीडिया ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं करके इन्होंने बिजनेस हाउसेस की बात कर दी, इसी वजह से ये गलत हो गया है। वैसे दोनों बातें सही लिखी हैं, इसलिए दूसरा सही है। समझ गए? काफी अच्छे से आपको समझना होगा एक एक क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। आपको पता है जेंडर इक्वलिटी बस नाम का है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप जानते हैं क्या हाल हो रहा है। जेंडर इन इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सोसाइटी में जो भेदभाव, आज भी चाहे कितने भी लोग मॉडर्न बन जाए, आज भी बहुत से लोग जो हैं उनका यही ओपिनियन रहता है कि लड़के जो हैं इंजीनियर बनेंगे, लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, मैथ में लड़के अच्छे होते हैं लड़कियां नहीं, घर के काम जो है फीमेल करेंगी और मेल जो है बाहर का, आप सब जानते हो। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या हो सकता है? ये जो समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है और एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, एज अ टीचर आप टीचर बनोगे, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? वो इसका राइट आंसर बताइए। पहला लिखा है कि महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग महत्व देना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान, अच्छा, प्रोविजन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, अगर आप गर्ल्स एजुकेशन को अच्छे से रखोगे तो ये तो पॉजिटिव चीज हो गई। हमें तो बताना है ना कि कहां से ये सारी चीजें निकलती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, दहेज प्रथा को कम करना। अगर आप दहेज प्रथा को कम करेंगे तो जी हाँ, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी सही लिखा है। उसके बाद से लिखा है कि विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, ये बात तो सही लिखी है, होना भी चाहिए। बट हमारा मतलब क्या है कि लैंगिक असमानता भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं और पुरुषों के काम को समाज ने अलग अलग महत्व दे दिया है। समाज में अगर एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है किसी भी लड़के से, तो हमेशा से जॉब जो है लड़कियों को ही छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां घर का काम देखेंगी, ये होता है। और ये सारी चीजें सोसाइटी ही महत्व ऐसा दे देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए, तो इस बात पे एक लाइक तो कर दीजिए आप सब। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में, मतलब जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत इन चारों में से वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वाला ही बताना। इसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फाउंड इन द प्रियम्बल, हमारा जो प्रियम्बल है उसमें क्या चीजें आपको मिलती हैं इन चारों में से जो कि डिस्करेज करता है डिसहार्मोनी एंड कम्युनलिज्म, जो हमारे वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करता है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक। ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है। तो आप सब जानते हैं, आप मुझे बताइए कि जो डिसहार्मनी है, जो हम हमेशा कम्युनल पे चीजों पे काफी बहस होती रहती है, ये इन चारों में से कौन सा? इक्वालिटी होगा तो कभी होगा ही नहीं, आप जानते हो। स्वतंत्र, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेटर्निटी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के समय में, भाईचारा। तो ये क्या है? इसमें पूछा था ना संविधान के प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन सा सिद्धांत? ये जो भाईचारा का जो सिद्धांत है, इसे क्या हो रहा है? वैमनस्य और सांप्रदायिकता को ये हतोत्साहित करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब यहां से है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? कई बार पूछा हुआ है। और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म जिसे हम बोलते हैं ना, सेकुलर, तो क्या दर्शाता है? इंग्लिश भी एक बार देख लो। चलो देखते हैं इसमें। और हाँ, सभी लोग आंसर भी नहीं देते हैं, बहुत कम लोग ही आंसर देते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, जिसे हम सेकुलर बोलते हैं, क्या दर्शाता है? यही तो दर्शाता है ना कि सभी धर्म जो है समान प्रतिष्ठा से पाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो है समान धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। एकदम बात सही लिखा है। राज्य जो है वो भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जी हाँ, स्टेट कर सकता है, आप भी जानते हो। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, जी हाँ, जो माइनॉरिटी है उनका जो हक है उसकी भी सुरक्षा हम करते हैं। राज्य का अपना धर्म है, ये बात गलत है। हर राज्य का अलग अलग धर्म थोड़ी ना है, ये बात तो गलत है ना। तो तीनों बातें, ये डी को छोड़ दो, बाकी तीनों सही हैं, ए, बी एंड सी। चलो ये क्वेश्चन,
128। इसमें लिखा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में भी पूछा था। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप जानते ही हो, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं, ठीक है, ये रहा। इसके तहत आप क्या कर सकते हो, किसी को भी जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हो, मजदूरी नहीं करवा सकते हो। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। नीचे वाले आंसर पे कभी मत जाना, क्योंकि ये आपको पता ही है क्या है, ये रिस्पॉन्स की है। चलो इसका देखते हैं। लिखा है कि सामाजिक हास्याकरण, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हास्याकरण मार्जिनलाइजेशन, जिसे मैंने हमेशा से आपको बताया है कि इसके संदर्भ में जो घेटोआइजेशन होता है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है, मतलब कि कोई एक समुदाय के ही लोग ज्यादा वहां पर हों, उसको बोलते हैं ये रहा घेटोआइजेशन। तो इसके ये किस कारण संभव होता है, ये आपको बताना है। और देखो जो हाशियाकरण होता है ना, कि कई आपने देखा लोग अपनी जगह से पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटी की वजह से, और इसी के संदर्भ में बताया है कि घेटोआइजेशन वही होता है जहां पर मैं रह रही हूँ, मान लो यहाँ पर कोई एक विशेष समुदाय हो, वो ज्यादा हो, उनकी संख्या ज्यादा हो। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा हैं, ये आपको बताना है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, जी हाँ, कई बार जो है फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे हमारा सामाजिक बैकग्राउंड कल्चर, इनकी वजह से होता है। बात एकदम सही लिखा है। बेहतर अच्छे नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए, अभी मैंने आपको बताया, मान लो मैं जहां पर रह रही हूँ, यहाँ पर ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना ही यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो मैं क्यों रहूंगी, मैं तो वहां से छोड़ के चली जाऊंगी ना। अगर अच्छा होगा तो हम क्यों हास्याकरण करेंगे, क्यों जाएंगे, तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने उल्टा लिख दिया है। और काट स्थितियों जैसे भय या विद्वेष के कारण, जी हाँ, कई बार देखा होगा आपने, जब वो आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, जब वहां पे बहुत सारी चीजें होने लगी थी तो लोग अपना जगह छोड़ के जाने लगे थे, ये भी बात सही है। समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, और ये बात देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, इसका राइट आंसर पहले बी को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ACD, समुदाय के रूप में। इसका मतलब क्या है वो सुनिए। मान लो कि जहां पर मैं रहूं, जैसे कि कहीं मैं चली गई हूं और वहां पर अगर मुझे ज्यादा जो है मुझे फील होगा कि मैं ज्यादा सेफ हूं, चाहे कोई भी हो, तो वो वहीं पे तो रहेगा ना। तो ये तो बात सही लिखा है, क्योंकि इसमें पूछा ही था ना कि क्यों ऐसा होता है कि कहीं पर विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है। तो इसके कारण यही हो सकते हैं, A होगा, C होगा, D होगा। अगर अच्छा नौकरी मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे, और लोग चले जाते हैं, फिर बाद में जो कुछ लोग बच जाते हैं उनकी आबादी ज्यादा हो जाती है, सेम यही है। तो राइट आंसर है ACD। चलिए ये हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा कंटेंट खत्म होगा, उसके बाद हम पेडागोजी करेंगे, ठीक है। ऐसे कारणों को पहचान करो जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया है। तो बताइए, आपको रीजन बताना है, और वो रीजन किस पे होना चाहिए, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द माइग्रेशन ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड्स टू अल्टरनेटिव जॉब्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, सच एज प्लांटेशन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल का काम करते हैं, इसमें से आपको रीजन बताना है, ठीक है। चलिए आप बताइए। तो देखो सबसे पहले तो वन नीतियां होगा, ये तो बिल्कुल होगा। आर्थिक परिवर्तन के भी कारण होता है, जलवायु की स्थिति की वजह से नहीं होता है, ठीक है। जलवायु इसमें कहां से आ जाएगा, राज्य द्वारा राजनीतिक बल, क्या इसकी वजह से होगा, जी हां। तो बस हमारा C गलत है, ABD। इसकी ये कारण है जिसके वजह से जो आदिवासी समूह हैं भारत में अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, आपको पता है, तो वो क्या करते हैं, बागान मजदूर करते हैं, निर्माण कार्य के मजदूर करते हैं। वन नीतियों, जल और आर्थिक परिवर्तन और राज्य द्वारा जो राजनीतिक बल है उसकी वजह से ये अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों में से विस्थापित करने में योगदान दिया। तो C गलत है, बाकी तीनों सही है। यहां से हमारा पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पेडागोजी के क्वेश्चन करते हैं अब।
इसमें लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के बारे में, अगर आपने एसएसटी की बुक देखी होगी एनसीईआरटी की, या फिर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, आप इसका तुरंत आंसर बता दोगे, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है और बहुत आसान है। तो आपको पता है कि जो पाठ्य पुस्तकें होते हैं वो निर्देशनात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, बुक्स में अलग अलग विचारों प्रस्तुत करती हैं। बात एकदम सही लिखा है। पाठ्य पुस्तकें सूचनाओं का संतुलित एवं कालक्रमबद्ध प्रदर्शन करता है। आपने देखा होगा कि एक क्रोनोलॉजी में होता है कि कौन सी घटना कब हुई, उसके बाद से ऐसा नहीं कि पहले ही आपको 1857 की क्रांति वो पढ़ा देंगे या कोई भी चीज। तो एक संतुलित ऑर्गेनाइज होता है। बात एकदम सही लिखा है। शिक्षकों को अपने शिक्षण एवं नियोजन हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए। ये केवल वर्ड नेगेटिव होता है, कहीं पर भी आए वो आंसर सही नहीं होगा। ए बी सही है। तीसरा 132, समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण प्रमुखता देता है। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन सोशल साइंस गिव्स प्रीमीसी टू द, किसको देता है? सबसे पहले तो क्या होता है रचनावादी? कंस्ट्रक्टिविस्ट, जहां पर आप ज्ञान का निर्माण कर सकें। बहुत अच्छा वर्ड होता है। इस पे आजकल हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा हो सके ना ज्ञान का निर्माण खुद कर सके। खुद करने का मतलब आप उसको एक्टिविटी कराइए, कुछ ना कुछ इंगेज रखिए, बस रटवानी वाली चीजें नहीं। तो प्रीमेसी क्या है? प्रमुखता आप किसको देंगे? क्या प्रमुखता देता है इसमें से? तो वो आपको बताना है। तो वो देता है हमेशा से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को। अभी मैंने आपको बताया ना, ज्ञान का निर्माण इज राइट वर्ड, हमेशा से। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बाकी ये पारंपरिक शिक्षण विधियों के, कभी भी याद रखना, शिक्षक केंद्रित आपको कहीं भी मिल रहा है ना, वो आंसर कभी सही हो ही नहीं सकता। शिक्षक केंद्रित। सामाजिक विज्ञान जो है पढ़ाने के हमारा एक जनरल सा ऑब्जेक्टिव है, ये कोई सही बात नहीं है। योग्यता आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को, या फिर बाल केंद्रित, कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शंस में बाल केंद्रित मिलता है उससे बेस्ट आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। ये मैं आपको एक टैग वर्ड भी बता रही हूं, ठीक है। 4 सही है। चलिए, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, याद रखना, इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, यहां पर देख लीजिए। तो क्या हो सकता है वो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनकी भागीदारी पर चर्चा करते हुए इसमें से आप किसको सम्मिलित कर सकते हो कि विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी। आज भी जो बड़े बड़े जो कंपनी है उसकी सीईओ आपको पता है हमेशा से मेल ही होते हैं, चाहे गूगल का देख लो, चाहे ट्विटर का देख लो, पहले भी। तो ये होना चाहिए कि अलग अलग उद्योग में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। तो ये बात एकदम सही लिखा है, तभी तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि ये मेल ही रहेंगे, फीमेल नहीं। तो ये बात भी एकदम सही लिखा है। महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य, ये भी होना चाहिए, क्योंकि आज भी लोग जो घर पे महिलाएं काम करती हैं उसको लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि अरे ये कौन सा काम है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बातें सही हैं। 4 ठीक है। चलिए, ये हमारा है 134। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा? किसके ऊपर करना चाहती है? बदलते भूमि के उपयोग पर। तो इन तीनों में से क्या सही रहेगा कि 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर लिए गए एक कस्बे की तस्वीरें दिखाना, 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालना, भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकीकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करना। आप बताइए आपको क्या लग रहा है इसका राइट आंसर? इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। चलिए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो हमारा ये सही है कि 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर क्या करो, एक कस्बे की तस्वीरें दिखाओ। और इसके बाद से हमारा सही है कि भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाओ और औद्योगिकीकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, ये भी। तो ए और सी सही है। औद्योगिकीकरण तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, आप जानते ही हैं, जो इंडस्ट्री के वजह से कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ए एंड सी। चलो फिर से ये क्वेश्चन आ गया हाशियाकरण का।
हास्याकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? समीप के संग्रहालय का भ्रमण, एक मैप जिसमें भारत के हर एक राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या दिखाई गई है, इंटरनेट से लिया गया एक लेख जिसका लेखक ज्ञात ना हो, आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र। इंग्लिश भी देख लो, इसमें से बताओ क्या चीजें सही होगा। तो अभी आपको पता ना, डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी होती है, आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आदिवासी लोग जो हैं एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पर जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 136। निम्न गतिविधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे? संचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का कोलाज बनाना, जो हम कोलाज बनाते हैं ना, फोटोज वगैरह के भी बहुत बनाते हैं। अलग अलग संचार माध्यमों से विभिन्न खबरों को इकट्ठा करना तथा इनकी विषय वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांटना, या फिर 3 से 4 अलग अलग अखबारों से एक खबर को इकट्ठा करो तथा इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ तथा लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करो। बाद में इन अंतरों के कारणों और प्रभाव पर चर्चा करो। इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। टेलीविजन पर प्राइम टाइम पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की सूची बनाओ। बिल्कुल नहीं। देखिए, बात यहां पर आलोचनात्मक सोच की हो रही है, आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है ना, तो यही तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि सबसे पहले इकट्ठा करो, फिर देखो इसका प्रसारण पृष्ठ, लेख को स्थान दो, उसकी तुलना करो, बाद में उसके कारण और प्रभाव पे चर्चा करो, तभी तो आप क्रिटिकल थिंक बता पाओगे ना चीजें। ये सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाएं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उसकी कक्षा में शामिल होंगी? तो कौन सी होंगी? भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम वॉल तैयार करना, सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना इसका उदाहरण लेते हुए चर्चा करना, स्वयं एक कर्तव्य ड्यूटी चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना। आप बताइए। इंग्लिश भी देख लो एक बार। देखो, मैं आपको बताती हूँ। आप समझ लो कि आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर बन चुके हो। आप बच्चों को चाहते हो कि कानून बनने में लोगों की जो लोग हैं वो समझ पाएं कानून के बारे में। तो इसमें से कौन सी गतिविधि होगी जिसको आप क्लास में शामिल करेंगे? तो कौन सी होगी? एक तो भारत में कानून बनने के अलग अलग आपको जो चरण होते हैं उसका थीम वॉल तैयार कर दो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। उसके बाद से क्या करो, जो भी हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कैसे बना इसका उदाहरण लेकर चर्चा करो। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। एक कर्तव्य ड्यूटी चार्ट बनाओ और बस चिपका देने से क्या हो जाएगा? खत्म। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, आप स्थानांतरित कृषि, जो आपको पता ही है, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं, के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहां पर झूमिंग एवं मिल्पा की जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? यह रटने वाला क्वेश्चन है, बस इतना याद रखो। मैं आपको बता देती हूँ। यहां से देखिए, हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ना, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में भेजा हुआ है नोट्स। ये पूछ रहा है कि ये मैप पे बताओ ना कि कौन सी कंट्री है, रटने वाला है। तो इंडिया एंड मैक्सिको राइट आंसर है। भारत और मैक्सिको, ये हम बताएंगे बच्चों को कि देखो विश्व मानचित्र पर ये जो है इन देशों को अंकित कर देंगे, भारत और मैक्सिको को, और बताएंगे कि यहां पर झूमिंग और मिल्पा की जाती है। तो रट लो ये ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये देख लेते हैं। आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय बस नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ेंगे? क्योंकि ऐसा लिखा है ना, तो ये क्या है? ये तो बहुत स्टीरियोटाइप सी सोच है। अगर मैं किसी को एक बार पॉइंट आउट करके बोलूं कि ये लोग तो बस नाचते ही रहते हैं, मैं एक शिक्षक हूं और मेरे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है, तो आप उसे किस संकल्पना से, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच से जोड़ेंगे? पूर्वाग्रह, भेदभाव, लेबल लगाना नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है। पहला सही है। चलो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्न प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक, अभी किया ना, क्रिटिकल थिंकिंग जो है को बढ़ावा देगा? ऐसे कौन से प्रश्न हैं? तो चलो देखते हैं। किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया? तरीके ही पूछ रहा है, तो यहां से तो हो सकता है। ठीक है। बाल विवाह की हानियां क्या है?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूछोगे कि आखिर में जो बाल विवाह होते हैं इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं, 1000 क्वेश्चन निकल सकते हैं इससे। बात एकदम सही है। संविधान का कौन सा भाग स्वतंत्रता से संबंधित है? रटने वाली चीजें हैं, कभी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ा नहीं सकता है। सी गलत। कौन से कारक है जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की? ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कारक बताएगा। तो A B D कहां पर है? दूसरा। तो 140 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।